नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उत्तराखंड डेली जीके की आज ये 4th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं बायो रिजर्व के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। और जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 3 क्लासेस अभी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपकी ये 4th क्लास रहने वाली है। अ, आगे इस तरह से आपको वीडियोस कंटिन्यू पर डे प्रोवाइड कराई जाएँगी, जिससे आपका उत्तराखंड का जो जीके का पोर्शन है, उसका बहुत अच्छे से बेस तैयार हो जाएगा, ताकि आप आगामी यूके एसएससी और यूके पीएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। जैसे कि पता है आपको उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है? टोटल 6 नेशनल पार्क है। सबसे पहला आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे पुराना भी है और सबसे पहला भी है, ठीक है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, ठीक है? 1957 में इसका नाम कर दिया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 520.8 वर्ग किलोमीटर में ये इसका टोटल क्षेत्रफल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। अगर हम बात करें कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितना है, तो लगभग 1288.31 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका 2 जिलों में फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है? इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर हम बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा मैंने आपको बोला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में बना था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, ठीक है? 1957 में इसका नाम हो गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है? कॉर्बेट कब पड़ा इसका? 1957 में पड़ा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम 1957 में पड़ा, जो एक हमारे महान प्राकृतिकवादी थे कॉर्बेट, उनके ही नाम पे इनका वो पड़ा है। जिम कॉर्बेट थे, उनके ही नाम पे ये नेशनल पार्क पड़ा है, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1937 में, 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला टाइगर रिजर्व भी हमारा कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, ठीक है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। उसमें शामिल होने वाला पहला टाइगर रिजर्व भी कौन है? आपका जिम नेशनल पार्क है, ठीक है? मुख्य वन जीव यहाँ पे कौन-कौन से पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हिरण, चीतल, सांभर और पक्षियों की 600 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, ठीक है? तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। नदी की बात करें तो रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, ठीक है? अगर आपसे पूछेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी इसके बीच से होके बहती है। तो ये हो गया हमारा पहला नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये स्थापना जो है, इनका क्षेत्रफल है और जिला जो है, वो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का 624 वर्ग किलोमीटर में है। और जिला किसमें है? चमोली जिले में आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? 1982 में बना, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिला इसका चमोली है। तथ्य इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन है। यानी ये बंदा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका कोर जोन क्या है? आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर ही ये आता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में। फूलों की घाटी के साथ, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी रखा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। पार्क के भीतर नंदा देवी शिखर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी है। वो आपका इसी नेशनल पार्क के भीतर है। किसके? नंदा देवी नेशनल पार्क के। नंदा देवी शिखर जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। मुख्य वन्य कौन-कौन से पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुआ पाया जाता है, जिसको स्नो लेपर्ड बोला जाता है। हिमालयन मस्क डियर, कस्तूरी मृग पाया जाता है। भरल, ये ब्लू शेप होती है, भेड़ का एक रूप होता है, ठीक है? हिमालयन थार यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वाले जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क में। अगला जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वह आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, स्थापना इसकी भी 1982 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 87.50 वर्ग किलोमीटर, 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला है फूलों की घाटी चमोली। राष्ट्रीय उद्यान जिला चमोली में है ये। तथ्य इंपॉर्टेंट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1988 में शामिल किया गया था फूलों की घाटी चमोली को। यह अपनी अल्पाइन फूलों की विशाल विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है फूलों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं फूलों की घाटी चमोली में, तो 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। पौराणिक नाम की बात करें तो स्थानीय लोग इसे गंधमादन भी बोला जाता है, ठीक है, गंधमादन भी बोला जाता है फूलों की घाटी को, तो ये नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें फूलों की घाटी की, इसकी खोज किसने की थी, तो 1931 में पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्मिथ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की, वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज किसने की, तो फ्रैंक एस स्मिथ ने की थी 1931 में, और इसको गंधमादन भी बोला जाता है। तो इतने फैक्ट्स आपको इस वाले से याद रखने हैं। अगला जो नेशनल पार्क है वो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजाजी नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। मोतीचूर, राजाजी और चीला वाला जो वन्य जीव विहार है उसको मिलाकर ये बना है, यानी कि कौन कौन सा क्या क्या कवर करता है, मोतीचूर, राजाजी और ये चीला वाला जितना भी क्षेत्र है वो सारा राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। किस किस जिले में, तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों में फैला हुआ है, तो यही है राजाजी नेशनल पार्क, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में है। तथ्य की बात करें तो इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है राजा जी, ठीक है। किनके नाम पे, जो हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। यह उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है जिसको 2015 में घोषित किया गया था। पहला तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपका 1973 में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। इसको 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये आपका उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। मुख्य वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एशिया के हाथी सर्वाधिक संख्या में यहीं पाए जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, कई बार आपने टीवीओ में न्यूज में भी देखा होगा, रोड पे भी हाथी आ जाते हैं हरिद्वार वाली रोड पे, ठीक है। तो एशियाई हाथी सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके राजाजी नेशनल पार्क में। बंगाल टाइगर, तेंदुआ पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, किंग कोबरा पाया जाता है। नदी की बात करें तो गंगा और सोंग नदी इसके बफर जोन से बहती है, ठीक है। तो गंगा और सोंग नदी बहती हैं इसके बफर जोन से, किसके, राजाजी नेशनल पार्क के। अगला जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है आपका, तो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 2329 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल है और सबसे बड़ा है ये आपका, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। तथ्य की बात करें तो यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा मैंने आपको बताया। उत्पत्ति स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर इसी पार्क के अंदर स्थित है, ठीक है। तो जहां से हमारी भागीरथी निकलती है गौमुख से, जिसको गंगा की मुख्य धारा भी बोला जाता है, तो गौमुख ग्लेशियर जो है आपका इसी पार्क के अंदर स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के। वनस्पति की बात करें तो मुख्य रूप से शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और ग्लेशियर पाए जाते हैं यहाँ पे। मुख्य वनजीव की बात करें तो हिम तेंदुआ पाया जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, हिमालयन भालू, भरल, हिमालयन मोनाल भी पाया जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। इतने मुख्य वनजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। 1955 में वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो 1980 में स्थापना हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। 1955 में वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित था ये पहले। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। जिला ये भी उत्तरकाशी में ही है। इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं हम लोग। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। जैसे आपको पता ही चल रहा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे रखा गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हिम तेंदुए यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन भी पूछता है हिम तेंदुए के इसके संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के उच्च तुंगता वाले वन्यजीव
के लिए महत्वपूर्ण आवास है। ठीक है, तो जो उच्च तुंगता वाले जो वन्यजीव होते हैं, जैसे हिम तेंदुआ होता है, तो उसके लिए ये आपका महत्वपूर्ण आवास है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो हो गए उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के वन्य जीव विहार, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। कितने हैं? तो टोटल 7 हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है। सबसे पहला आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 975.20 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। जिले की बात करें तो चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में आता है आपका ये केदारनाथ वन्यजीव विहार। तथ्य की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। मुख्य रूप से संकटग्रस्त हिमालयन कस्तूरी मृग, मस्क डियर जो है आपके, हिमालयन कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, ये तो हिमालयन कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था केदारनाथ वन्यजीव विहार। यहाँ हिमालयी थार और हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? आपके केदारनाथ वन्यजीव विहार में। अगला जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है आपका, वो है आपका गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गोविंद वन्यजीव विहार का। उत्तरकाशी जनपद में है। इंपॉर्टेंट तथ्य, यह वन्यजीव विहार हिम तेंदुए, हिमालयन काला भालू और भरल के लिए महत्वपूर्ण आवास है। इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही रखा गया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी गोविंद वन्यजीव विहार। अगला जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनपद पिथौरागढ़ में आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। तथ्य की बात करें तो यह भी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और जैव विविधता के लिए जाना जाता है और तिब्बत और नेपाल की सीमा के करीब है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में ये आपका आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। तथ्य की बात करें तो यह वन्यजीव विहार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इसका नाम सोना नदी के पर रखा गया है, जो इसके बीच से बहती है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार, आपको नाम से पता चल रहा होगा, सोना नदी के बीच, सोना नदी जो है इसके बीच से बहती है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट जो वन्यजीव पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर और कई पक्षियों की प्रजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, क्षेत्रफल 301.18, जनपद पौड़ी गढ़वाल। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है आपका बिनसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 47 वर्ग किलोमीटर में आपका बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, तथ्य की बात करें तो यह पक्षी देखने, बर्ड वॉचिंग के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। पक्षियों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जहां 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है बिनसर वन्यजीव विहार में। यहाँ से केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली सहित प्रमुख हिमालय चोटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं बिनसर वन्यजीव विहार से। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ओक और रोडेंड्रॉन के जंगलों से घिरा है। रोडेंड्रॉन आपको बुरांस के पेड़ जो होते हैं और ओक के पेड़ होते हैं, तो यहाँ उसके जंगल बहुत ज्यादा है, उसी के बीच में ये घिरा हुआ है आपका कौन सा, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। 47 वर्ग किलोमीटर, 1988 स्थापना। अगला जो वन्यजीव विहार है वह आपका मसूरी वन्यजीव विहार है, जिसको विनोग माउंटेन क्लेव, WLS, विनोग माउंटेन क्लेव भी बोला जाता है। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम इसका विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 10.82 वर्ग किलोमीटर है। जिला देहरादून, देहरादून में आपका ये आता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो मसूरी वन्यजीव विहार या फिर विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार देहरादून जनपद में। यह मुख्य रूप से विलुप्त प्राय पहाड़ी बटेर, जिसको माउंटेन क्वेल भी बोला जाता है, के लिए जाना जाता है, जिसे अंतिम बार 1876 में यहीं देखा गया था। ठीक है, तो विलुप्त प्राय पहाड़ी बटेर के लिए जाना जाता है, जिसको 1876 में लास्ट बार यहीं देखा गया था। कहाँ? मसूरी वन्यजीव विहार या फिर विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार
देहरादून में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो वन्य जीव विहार है आपका सातवां, वह आपका नंधौर वन्य जीव विहार। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर, 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और नैनीताल और चंपावत दो जिलों में आपका नंधौर वन्यजीव विहार, ठीक है। तथ्य की बात करें तो यह शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है और जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रदान करता है। यह अपनी दलदली भूमि, तराई मार्शलैंड के पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जाना जाता है। तो नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में स्थापना हुई। 269.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जिला नैनीताल और चंपावत में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपके वन्यजीव विहार भी समाप्त हो गए। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो आपका संरक्षण क्षेत्र, जो कंजर्वेशन रिजर्व है। तो उत्तराखंड में टोटल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। आसन संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला आपका आसन संरक्षण संरक्षित क्षेत्र, आसन बैराज आपने नाम भी सुना होगा, देहरादून में ही आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 4.4 वर्ग किलोमीटर है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 444.4 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। मात्र 4.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो जिला इसका कौन सा है? देहरादून में। आसन संरक्षण क्षेत्र आपका कहाँ है? वो आपका देहरादून में, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तथ्य की बात करें तो यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड 2020 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का पहला रामसर साइट जो थी आपकी आसन संरक्षण रिजर्व ही है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आर्द्र भूमियां जो बोलते हैं, तो उत्तराखंड में की पहली आर्द्र भूमि आपकी आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ही है। यह आसन नदी और यमुना नदी के संगम पर स्थित एक बैराज द्वारा निर्मित मीठे पानी का आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका अ, आसन संरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका किस तरह की आर्द्र भूमि है? तो मीठे पानी की आर्द्र भूमि है ये, याद 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 रख लीजिएगा, ठीक है। आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोला जाता है, रामसर साइट इसको बोला जाता है। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित होने के कारण प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ संकटपन्न गोल्डन महासीर मछली पाई जाती है, ठीक है। तो गोल्डन महासीर ये मछली है संकटपन्न, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में, ठीक है। तो इस तरह का ये आपका संरक्षण क्षेत्र है, आसन संरक्षण क्षेत्र। यहाँ पे बैराज भी बनाया हुआ है, आसन बैराज। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका कंजर्वेशन रिजर्व है आपका झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 37.83 वर्ग किलोमीटर है और यह हरिद्वार जनपद में है। ये पूछता भी है कि झिलमिल संरक्षण रिजर्व या फिर झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व आपका किस जनपद में? तो हरिद्वार जनपद में। तथ्य की बात करें तो यह एक कटोरे के आकार की आर्द्र भूमि है, जिसे उत्तराखंड में तराई की दलदल भूमि का अंतिम जीवित हिस्सा माना जाता है, ठीक है। यहाँ बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर भी बोला जाता है, की एकमात्र जीवित उप प्रजाति का घर है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व आपका कहाँ है? हरिद्वार में है। यह राजाजी टाइगर रिजर्व के पास स्थित है और वन्य जीवों के लिए एक गलियारा यानी कॉरिडोर प्रदान करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला जो इंपॉर्टेंट संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है आपका पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित। इसको पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हैं। ये आपका नैनीताल जनपद में। स्थापना इसकी 2012 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 58.25 वर्ग किलोमीटर में ये कंजर्वेशन रिजर्व फैला हुआ है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। जिले की बात करें तो नैनीताल जनपद में है। यह जिम कॉर्बेट रिजर्व के पास रामनगर वन प्रभाग में स्थित है, ठीक है। तो रामनगर का जो वन प्रभाग है उस क्षेत्र में आता है ये, और कॉर्बेट के बफर क्षेत्र का हिस्सा है। इसका नाम यहाँ के स्थानीय गांव पावलगढ़ के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो पावलगढ़ यहाँ पे एक स्थानीय गांव है, उसके नाम पे पावलगढ़ संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व का नाम पड़ा है, ठीक है। यह जैव विविधता और पक्षी देखने के लिए यानी कि बर्ड वॉचिंग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी पक्षियों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे आपकी भिनसर वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती थी, ठीक है। अगला और अंतिम आपका संरक्षण क्षेत्र है, यानी कि नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण आरक्षित। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। स्थापना 2015 में हुई थी इसकी। इसका क्षेत्रफल 111.9 वर्ग किलोमीटर है। ये किस जनपद में? तो नैनीताल जनपद में। नैना देवी हिमालयन वन हिमालय पक्षी संरक्षण आरक्षित कहाँ है आपका? नैनीताल जनपद में। पूछता है क्वेश्चन ये।
यह उत्तराखंड का सबसे नया और सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है? तो आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें, कंज़र्वेशन रिज़र्व की बात करें, तो सबसे नया भी है ये और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा इन द सेंस ऑफ क्षेत्रफल, ठीक है? यह क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई हिमालय पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं, ठीक है? नैनीताल और उसके आसपास के ऊपरी हिमालय क्षेत्र का संरक्षण इसी रिजर्व का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? तो ये आपके कंप्लीट हो गई क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क भी देखे, वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखी, बायो रिजर्व यानी कि आरक्षित संरक्षित क्षेत्र जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप अ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, साथ में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इसके संबंध में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। अभी मैंने पिछले 3 क्लासेस की पीडीएफ आज मैं उनको अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इन तीनों पीडीएफ को अपलोड कर लीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? ताकि आगे आपको जब ये सीरीज़ की क्लासेस आपको करवाई जाएँगी तो आपको उसको नोटिफ़िकेशन भी मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है? आप अपनी तैयारी पे कंटिन्यू बढ़ते रहिए डेडिकेशन के साथ, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा अगर आप मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में तो, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।